I would like to request Dr. S.N. Basu, who is actually the Principal Director and Head of Department of Ops and Gynae, Max Hospital. She is also a member of member governing body, National Board of Examination in Medical Sciences. She is the President of Integrated Ayush Council. So let me welcome with a big round of applause everyone, Dr. S.N. Basu on the podium. एक बार फिर आप सबको सादर नमस्कार एंड आई थिंक सबको सुबह से इतनी एनलाइटनिंग टॉक्स हो चुकी हैं कि आई वाज रियली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ ईच वन ऑफ देम और मेरे को लगता है कि अब बोलने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ रह ही नहीं गया है आपने भी जो इतनी सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से वो बताया दैट वाज वंडरफुल। उसके बाद डॉक्टर मोहित गुप्ता, उन्होंने तो पोइट्री इन प्रोज जो वो अपनी तरफ से बोले वो भी बहुत अच्छा था। तो इसलिए मैं अपने टॉक को बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को हटा दूंगी और आई कीप इट शॉर्ट बिकॉज आई थिंक आप लोग सबको धीरे धीरे थकते भी जा रहे हैं इवन दो इट हैज़ बीन सच एन एनलाइटनिंग कॉन्फ्रेंस। मेरे लिए तो एकदम बिल्कुल डिफरेंट स्पेशलिटी एक तरह से है इन द सेंस, कैन यू हियर मी? somebody was saying something I thought okay, so I'll go on to, we will talk about collaboration across health systems और यही आज की ज़रूरत है जिसके बारे में सबने कुछ अपनी अपनी जानकारी और एक्सपीरियंस दिए। आई वॉज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ डॉक्टर साहब जहानाबाद के आए हैं, पुराने वो ताल्लुकात भी वो हुए लेकिन उसके बावजूद भी आपकी टॉक इतनी मेरे को छू गई मन को, वेरी नाइस। एंड डॉक्टर Professor Tuli, of course, he has also spoken about the... Sorry to interrupt you, ma'am. Professor Priya Ranjan Trivedi ji is here with us. So I would like to welcome him as well. Okay, right. आप वेलकम कर लीजिए पहले। नहीं, वेलकम कर लीजिए फिर मैं बोल दूँगी। So, anyway, I'll keep it very, very short. This I don't think you can hear, but this has already been said. 60% of deaths in India in the current day and time are due to non-communicable diseases, which means they are not due to infections, but all the other lifestyle disorders जिससे हमारे को दुनिया भर की आजकल बीमारियां हो रही हैं, जिसको इतनी अच्छी तरह हाईलाइट किया गया है आज। और आपने भी जैसे कहा कि नहीं जाओ हॉस्पिटल, मैं तो उसके फेवर में भी नहीं रहूँगी कम्प्लीटली बिकॉज मैं एलोपैथी से आती हूँ। सर्जिकल फील्ड इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ ज़रूरत है वो तो करनी ही होगी। और कुछ दवाइयाँ हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, लॉन्जेविटी हमारी बढ़ी है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ आवर लाइफस्टाइल एज वेल एज ट्रीटमेंट इन टाइम। पर ये जो आजकल इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होता जा रहा है कि एक बार दवाई मिली उसी को लोग बिना किसी से पूछे बिना किसी से किए लिए जा रहे हैं, अपने घर वालों को भी दिए जा रहे हैं कि मैंने खाई थी तो फ़ायदा हो गया था। सो स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव आवर लाइफ स्टाइल डिजीज़। देन उसमें से 4 बिहेवियर रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इतनी अच्छी तरह हाईलाइट हुए हैं। टोबैको यूज़, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड हार्मफुल यूज़ ऑफ एल्कोहल। आजकल तो जन्मदिन में भी जाइए तो अल्कोहल सर्व किया जाता है, विच इज़ आई थिंक अ प्रैक्टिस। आप लोग जितने ही कम से कम आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस तरह की हैबिट्स को कहीं ना कहीं रोकना होगा हम लोगों को। 30-year-old individuals have 1/4 the chance of dying from these diseases before the age of 70 years. So अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल और ये सब चीज़ें नहीं बदली तो अब आम सुनना होता है सब जिम जा रहे हैं, गाड़ी से जाते हैं, जिम जाते हैं और वहाँ पर हार्ट अटैक हो जाता है। इज़ इट वर्थ इट? पता नहीं वो 6 पैक एब्स किसके लिए हैं, आपके हार्ट के तो नहीं। तो एनीवे, सो ये सारी जो है ना गवर्नमेंट ने एक सेंसस निकाला था जिसमें कंपेयरिंग ऑल द डिजीजेस। इट्स अ वेरी बिजी स्लाइड, अब ये सब टेक्निकल चीज़ें मैं इसके ऊपर ड्वेल नहीं करूँगी। और इन्होंने शुरू किया था स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन एंड इनिशिएटिव। हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स द पॉलिसीज बट हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ अप टू द स्टेट कि वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करती हैं और कितना सीरियसली लेती हैं कि नहीं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार चाहे जितना ही बोले, जब तक स्टेट आगे बढ़ करके, और उसमें इंडिविजुअल्स और लीडर्स की ज़रूरत है, आप सबकी ज़रूरत है कि आप लोग मिल करके इसको आगे लें। अगर पब्लिक चाहेगी तो सब कुछ होगा। हमारे हेल्थ सेक्टर बहुत तरह से डिवाइडेड है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एलोपैथिक, मोस्ट ऑफ इट इज़ एलोपैथिक।
प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ गया है. इट इज 70% हेल्थ केयर इज गिवन बाय प्राइवेट सेक्टर, ओनली 30 to 40% इज गिवन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. और इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन अपनी जगह वो घर घर में था. हमारी बुआ जी जो हु लिव्ड अप टू 106 ईयर्स, वो 5 जड़ी बूटियों का नाम लेती थी कि जिसके घर में ये हो उस घर में मौत क्यों आए. पर एज माई हस्बैंड वॉज सेइंग कि एक जनरेशन तक तुम ये भूल गई कि वो कौन सी 5 औषधियों के बारे में बात करती. वो हमेशा ये बोलती थी कि अपने घर में ये ज़रूर होना चाहिए, जिसमें से एक गिलोय का नाम लेती थी, एक बसूटी का नाम लेती थी, बाकी 3 बोली कि एक जनरेशन में 3 खो गए, 2 रह गए सिर्फ याद. सो एनीवे वी विल टॉक अबाउट दिस. सो प्रोग्राम हम लोग के यहाँ शुरू हुआ है वेलनेस क्लिनिक. पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स ये हुआ करते थे कि वहाँ पर सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन होती थी. अब उनको वेलनेस सेंटर्स में गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि ये सारी चीज़ें आयुष वगैरह अच्छी तरह इंटीग्रेट हो सके. डिजीज़ है क्या? बीमारी कि हम इजीली रह रहे हैं, कंफर्टेबली रह रहे हैं, दैट इज़ लिविंग विथ ईज. जब उसमें गड़बड़ी हो गई तो वो डिजीज़ हो गई. उससे आए है ये वर्ड. सो अगर जनरली एसोसिएटेड विथ सर्टन साइंस एंड सिम्टम्स विथ whenever there is a physical insult, not only injury, any insult, which is mostly a lifestyle disorder these days. सो नॉर्मल कंडीशन को समझ करके हम लोगों को अब नॉर्मल से दूर रहना होगा. अब ये बीमारियां देखिए, इसके बारे में तो मैंने सोचा एक पिक्चर से पता चलेगा. डायबिटीज़, कैंसर, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, इनके अंडरलाइंग कॉजेज आप देखिए. अंडरलाइंग कॉजेज तो ये हैं इन्फ्लेमेटरी इम्बैलेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, इम्यून इम्बैलेंसेस, हर तरह की गड़बड़ियाँ. और यहाँ पर मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगी फॉर एवरीबडी टू नो. आज हम मेरे में जो भी जीन्स हैं वो कहाँ से आए? हमारे पिछले 4-5 जनरेशन्स में ने जो लाइफस्टाइल फॉलो किया था उसकी बदौलत आज मैं यहाँ खड़ी हूँ. जब एक भ्रूण माता के गर्भ में डेवलप होता है तो आपको जान करके हैरानी होगी कि जब वो उसका शरीर भी नहीं बना होता है, उसके सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो सेल्स नेचर अलग कर देती है जो कि आगे चल करके अंडकोश और ओवरीज बनेंगे, जो कि आगे की जनरेशन में पास ऑन होंगे. तो इसलिए हमारा लिंक सिर्फ हम ही से या हमारी माँ से नहीं है या हमारे पिताजी से नहीं है, उसका लिंक उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स से है, क्योंकि उनसे वो चीज़ें अलग होती चली गई और वो फिर पास ऑन हो गई. तो इसलिए आज हमारा अगर लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो आप ये समझ लीजिए, खैर हम लोग तो सीनियर हो गए, नॉट अस, बट द यंगर जनरेशन. आजकल पीसीओडी बहुत बढ़ गया, हर घर में देखे सबको एक पीसीओडी का लेबल लगा करके चले हुए हैं. उसका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये पूरा का पूरा. और अगर वो नहीं बदली तो वो चीज़ें जो हैं आगे की जनरेशन में चली जाएंगी. जिसको डायबिटीज़ होने का पीसीओडी वाले हैं उनको आगे चल करके उनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ सब होगा. और वो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आज की जनरेशन. तो इसलिए जब तक हम लोग आज से नहीं बदलाव करेंगे वो चीज़ें नहीं बदलेंगी. आजकल मार्केटिंग होने लगी है अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन आयरनाइजर, हेल्दी रहने के लिए. अरे हमारे घर में ही जैसे उन्होंने बताया कि हर सिंगार और ये जो है इतने वो शारिये होते हैं कि वो ऐसे ही करेक्ट कर देते हैं. तो हम लोगों को इसकी जानकारी होगी तभी ना. इसलिए हम लोगों को मिल करके काम करने की ज़रूरत है कि उस नॉलेज को, जो हमारे पास वेल्थ ऑफ नॉलेज है, डीप वेल ऑफ नॉलेज है, उसको निकाल करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएं. एक एक्सपेरिमेंट किया था जापानीज़ ने और उस एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, डॉक्टर इमोटोज एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने किया था कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऑन वाटर. ठीक है, इसमें क्या किया गया कि वाटर को लेकर के उसके साथ अलग अलग शब्द उनके ऊपर बोले गए, थॉट्स, इमोशंस, एंड वॉज स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस उनको नज़र आए. अब ये पता नहीं लोगों को दूर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. ये सबसे पहले जो था स्प्रिंग वाटर लिया गया एक जगह से, एक दूसरी नदी से लिया गया जिसमें कि लास्ट क्लीन स्ट्रीम है, और इन सब को फिर ट्रीट किया गया विथ थ्योरीज एंड लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग. ये था अनट्रीटेड डिस्टिल्ड वाटर, ये जो सबसे नीचे वाली पिक्चर है ना राइट में. उसके बाद हुआ बिफोर ऑफरिंग अ प्रेयर, और उसके बाद देखिए कि वो सेम चीज़ है आफ्टर ऑफरिंग अ प्रेयर. ये फर्क पड़ता है. और हमारा शरीर 70% वाटर है. तो अगर हमारे यहाँ हमारे पूर्वज
मंदिरों में जाते थे वो अभिमंत्रित करते हैं उस जल को, और फिर आपके ऊपर ओम शांति, तो उसका असर आपके ऊपर आता है। तो ये एक जापानीज ने इसको, यही हम बोल रहे हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उसने एक साइंस या किसी तरह दिखाया जो कि आम जनता को समझ आ सके। अगर आम जनता को नहीं समझ आएगा तो फॉलो नहीं करेगा, ये ऐसे ही पुरानी बातें हैं, ऐसे ही बोले जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो है क्रिस्टल सेम चीज है। ये ऊपर थैंक यू बोला तो वो पानी का क्रिस्टल कैसे कर रहा है। विजडम वाला क्रिस्टल उसका अलग है। सच्चाई बोल रहे हैं तो उसका क्रिस्टल अलग है। इटर्नल, शाश्वत, उसका क्रिस्टल अलग है। एंजल, अगर किसी को आई लव यू बोला तो उसका क्रिस्टल, उसके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे और उसके मन में क्या चेंजेस आएंगे। पीस का क्रिस्टल अलग है। और वो देखिए उसको बोला यू फूल, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। स्टूपिड सबसे कॉमन, हम तो देखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते रहते हैं स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। तो आप सोचिए उनके मन में क्या क्या असर होता होगा। इधर देखिए ये लिखा है, ये यू मेक मी सिक, उसमें देखिए क्या जल का हाल हो रहा है और हमारे शरीर में क्या असर होगा। ईविल, पोल्यूटेड वाटर बिफोर एंड आफ्टर प्रेयर, वो तो मैंने पहले ही बताया। तो आप ये सोचिए कि ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दिखाया कि फर्क पड़ता है। तो जब ये इस तरह से हम लोगों को भी कुछ तरीके ढूंढने होंगे आयुष को, जिससे कि इन चीज़ों को कॉमन जनता में प्रूव कर सके कि देखिए भाई, अब ये फैक्ट तो कोई डिनाई नहीं करेगा, है ना, रिकॉर्डेड है पूरा। तो हम लोगों को यही करने की ज़रूरत है। अब एक और ये एक्सपेरिमेंट है, ये भी वही चीज़ है। मैंने सोचा था कि वीडियो दिखाऊंगी पर आज नहीं दिखा पाऊंगी, अगली बार से ही। इसमें भी वही देखिए, अलग अलग पार्टिकल्स और वाइब्रेशंस। अब इसमें नीचे वाली लाइन में आइए तो अब देखिएगा एक गोल सर्कल है, उसमें ट्राइंगल बना हुआ है। हमारे यहाँ जो वेरियस यंत्र बने हुए हैं और चक्र बने हैं, श्री यंत्र लीजिए, जो लीजिए, वो सारे वाइब्रेशन से है। तो ये सारा कुछ हमारे वाइब्रेशन का ही खेल है। और वाइब्रेशन की और संसार की उत्पत्ति जो हम लोग बोलते हैं ओम से हुई थी, वो वहीं से है, और उसी के बाकी सारे ब्रेकअप्स और वो है। फिर एक और, मैं ये 2-3 चीज़ें ही बोल करके अपनी टॉक को समाप्त करूंगी। ये है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक ओहशुमी थे, इन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने कहा कि फास्टिंग करने से, अगर हम व्रत रखते हैं, फास्टिंग करने से हमारे बॉडी में एक तरह के किलर सेल्स पैदा होते हैं जो कि कैंसर वाले सेल्स या जो अब नॉर्मल सेल्स बनने वाले हैं उनको ख़त्म कर देते हैं और वो हमारे शरीर से निकल आते हैं। अगर हम लगातार खाते रहते हैं तो क्या होगा कि वो सेल्स कभी उतना डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कैंसर भी बढ़ गया कि आजकल खाने पर ज़्यादा जोर है। मतलब ज़रूरत नहीं होती है, भूख नहीं होती है, पर खाना टेस्टी और प्रेजेंटेशन देख करके लोग खाते रहते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि सनराइज़ के बाद, सनसेट के बाद मत खाइए। और वो लोग हमेशा आप देखिएगा कि उन लोगों की लॉन्जेटिविटी कहीं ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा कि ये पूरी इनसाइड ऑफ द सेल्स, दे इनहिबिट कैंसर सेल्स, एजिंग भी स्लो करते हैं एंड एलिमिनेट पैथोजेंस एंड क्लीनिंग द इनसाइड ऑफ द सेल्स। इसके लिए नोबेल प्राइज दूसरों को मिलता है। नॉलेज कहाँ है? आप, नॉलेज यहाँ पर बैठी हुई है, पर वो बैठे हैं, हम लोग ऐसे ही बैठे हैं ना, क्योंकि उतनी समझ है हम लोग को ईजिली मिलता है ना, तो आदमी को उसका वैल्यू नहीं समझ में आती है। जब दूसरे बोलते हैं उसको कि बोल करके अच्छा ये तो हमको पता था, तो कुछ हम लोगों को करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो नोबेल प्राइज जो इनको मिला, इसके ऊपर मिला था इनको फॉर ऑटोफेजी, इसका वर्ड है ऑटोफेजी। इसी तरह एक्सरसाइज को सब कोई प्रमोट बहुत करते हैं और करनी चाहिए। व्हाट दे डिड वाज कि ब्लड का एक सैंपल लिया उन्होंने, पहले सैंपल एक ले लिया और उसमें किलर सेल्स नाम के सेल्स होते हैं, उनको पॉपुलेशन स्टडी की। उसके बाद उनको साइकिलिंग और एक्सरसाइज के लिए भेज दिया। जब वो लौट करके आए और उनका फैट सैंपल फिर से लिया गया तो दे फाउंड कि द पॉपुलेशन ऑफ दिस सेल हैज इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। तो जब वो इंक्रीज कर गए तो आपकी बॉडी को फिर वो ठीक करने के रास्ते में लग गए। तो हमारी बॉडी चलता फिरता महा पावरफुल कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर को सही ढंग से हम यूज करेंगे, उसमें गार्बेज डालते रहेंगे, एंटर एंटर एंटर, तो वो वैसे ही गार्बेज एक्स 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 यही निकलता रहेगा ना। जब हम उसमें सही ढंग से कुछ डालेंगे या म्यूजिक में भी डालेंगे तो म्यूजिक में तभी म्यूजिक बनेगा। ऐसे ढम 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 करते रहे तो क्या म्यूजिक बना। तो आजकल की लाइफस्टाइल यही हो गई है।
बिना सोचे समझे हर चीज़। म्यूज़िक भी कैसे हो गया ढम ढम, ना शब्द हैं ना म्यूज़िक है ना कुछ है। तो आज बोला गया ना इसके पहले कि म्यूज़िक माइंड को कितना वो कंट्रोल करता है, माइंड में पानी भी है। तो अगर आप अपने माइंड को भी प्योरीफाई करना चाहते हैं तो आप अच्छे वचन सुनिए। विदेश में, यूएसए में, देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड सोसाइटी ऑफ फीटल साइकोलॉजी। हाँ, व्हाट आर दे सेइंग इज कि फीटस जब गर्भ में रहता है उसी समय उसकी साइकोलॉजी, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो ज़्यादा अग्रेसिव होंगे, क्रिमिनल्स की तरफ वो ज़्यादा जाएंगे। और जिनके घर में शांति वगैरह, तो भी तो बोलते हैं संस्कार, तो संस्कार तो गर्भ संस्कार से शुरू होते हैं और गर्भ संस्कार से भी पहले उनकी जनरेशन पहले के संस्कार से चलते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को जो अपनी चीज़ें अच्छी हैं उसको मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में ला करके हम प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि जनरल पब्लिक जो है ना आज इंस्टाग्राम देख रही है, ये देख रही है, वो देख रही है। आजकल पढ़ने का पेशेंस भी नहीं रह गया है लोगों में ज़्यादा। वो 2 मिनट में देखा है वो कुछ भी बोलिए। अपने घर में भी लोग हैं, छोटे बच्चे, उनकी सोच ही बिल्कुल डिफरेंट ढंग रास्ते में चल रही है। एनीवे, सो अब हम यहीं पर अपने अब टॉक ख़त्म कर देंगे कि हर्बल मेडिसिन ये सारी चीज़ें हैं। इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर काम करने की ज़रूरत है दोनों पक्षों की तरफ से, या दोनों क्या कहेंगे, इतने सारे वेराइटीज़ ऑफ मेडिसिन है, मल्टीपल, इट्स बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी, उन सबको एक साथ। ट्यूमर बोर्ड, जब हम लोग यहाँ कैंसर का पेशेंट होता है तो कैंसर के पेशेंट के साथ क्या होता है कि व्हेन द ट्रीटमेंट इज़ डिसाइडेड, उसका डायग्नोसिस होता है कैंसर, फिर उसकी स्टेजिंग वगैरह कर ली जाती है कि ये स्टेज पर है, ये स्टेज पर। फिर एक ट्यूमर बोर्ड बैठता है उसमें, जिसमें रेडियोलॉजिस्ट भी होगा, जो थेरेपी कीमोथेरेपी वाले भी होंगे, सर्जन्स भी होंगे। वो डिसाइड करते हैं कि इस मरीज़ के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, इसी तरह हम लोगों को भी सब चीज़ें वही सही हैं, सब चीज़ें हम ही गलत हैं, ये नहीं है। जो जिसकी अच्छी चीज़ है, जो जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बेस्ट हो, वही करना चाहिए। तो हम लोग के यहाँ पहले ही बोलते थे, डायग्नोज कर देते थे, कफ प्रवृत्ति है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, और उसमें भी कॉम्बिनेशन होता था, मेनली कफ, लिटिल बिट ऑफ पित्त, एंड ये वो उसके अनुसार उनको डाइट वगैरह बताते थे, है ना। पुराने वैद्य और पंडित सेम होते थे। तो जब बच्चा पैदा होता था तो उसके कुंडली भी वही बनाते थे, उसमें डायग्नोज कर देते थे किस प्रकृति का है और किसको क्या चीज़ सूट करेगी, किस नहीं सूट करेगी। तो हेल्थ एंड डाइट स्टार्टेड कि इसको ये चीज़ें नहीं सूट करेंगी, इसको ये देनी चाहिए, वो देनी चाहिए, शुरू से बताते थे। पर क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात रही हम लोगों की कि घर में बता रहे हैं कोई तो कोई सुनता नहीं है। बाहर की चीज़ से वेस्ट निकाल देगा, छाप देगा, नोबेल प्राइज मिल जाएगा, हाँ यू मस्ट डू फास्टिंग। आजकल हर कॉन्फ्रेंस में जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द रूल ऑफ द डे। अरे वो तो हम लोग क्या, इसीलिए इतने व्रत बने हैं। और आपके भी व्रत जो बने हैं, हर दिन आप व्रत, आप सोमवार का रखिए, मंगल का रखिए, बुध का, जो मन व्रत है व्रत रखिए। और वो भी आपकी कुंडली के अनुसार होता था कि आपके लिए ये व्रत ज़्यादा लाभदायक होगा, आपके लिए ये मंत्र लाभदायक होगा, इसकी वाइब्रेशंस आपके बॉडी के साथ मैच करेंगी। सो ये जो इंटीग्रेशन, ये भी तो एक तरह का इंटीग्रेशन ही था ना। तो ये इंटीग्रेशन भी आज हमको लाने की ज़रूरत है। आयुर्वेद तो बहुत ही पुराना है, आयुर्वेद 5000 साल से ज़्यादा पुराना है। पहले सब कुछ श्रुति और स्मृति में होता था, 5000 साल पहले से डॉक्यूमेंट होना शुरू हुआ। तो अगर डॉक्यूमेंट होना शुरू हुआ तो आप सोचिए उसके पीछे नॉलेज कितनी रही होगी। 630 BC में तक्षशिला यूनिवर्सिटी, वहाँ पर 69 स्पेशलिटीज़, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, सारा कुछ पढ़ाया जाता था, जो कि सारी दुनिया से लोग आते थे इतने देशों से पढ़ने के लिए। और फिर अपने अपने देश में जाके वो सीख कर करके वो चीज़ें उन्होंने अपने ढंग से करनी शुरू करनी। बोलते हम ही जानते हैं सब कुछ। जब तक ये आक्रांता नहीं आए थे तब तक हमारे को तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी, वही तो बता रहे हैं। पर अब पता चल रहा है कि सारी ना, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी हैज़ एक्सेप्टेड कि जो ये बोलते थे ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारे यहाँ पहले से था। गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ थी, वही था। सो एनीवे, आयुष से आरोग्य, इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ, लाइफ बोथ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एंड बियॉन्ड इट। तो आज आप लोग बहुत रिसर्च हो रही है आयुष में, दैट इज़ गुड। ये इन सब में बहुत बड़ा रोल है एनसीडी पे, उसके बारे में नहीं बोलूँगी क्योंकि लोग बहुत उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह जानकारी दे चुके हैं। बट हम लोगों को यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के पास जितनी नॉलेज है उसको हम मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि लोगों को आसानी से समझ आ सके, है ना। वेस्टर्न लोगों ने क्या किया, उसको सिंप्लीफाई करके ही प्रेजेंट किया है ना।
पर इसमें जो आज मैंने सुबह कहा था कि इसमें लोग क्या बोलते हैं, अरे आयुर्वेद में बड़े हैवी मेटल्स यूज़ होते हैं, उसी की वजह से आजकल किडनी फेलियर इतना बढ़ गया है. इट्स अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट मेड. बट वन मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया है, उसके हैवी मेटल्स और केमिकल्स को कौन देख रहा है. तो इसलिए हम लोगों को एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है. प्लास्टिक का यूज़ मस्ट 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 बी बैंड. द रीज़न बीइंग कि प्लास्टिक में पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारा खाना उसमें स्टोर होता है, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं खाने में, और उनका जो मॉलिक्यूल है वो हमारे कई हार्मोन से मिलता है. तो हमारे हार्मोन जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं और अपनी साइकिल के अनुसार चल रहे हैं, उसमें अगर एक प्लास्टिक वाला आ गया तो वो तो आगे का काम तो करेगा नहीं, वो तो है ही आर्टिफिशियल चीज़. इसलिए हार्मोनल डिजीजेस बढ़ गई हैं. तो इसलिए जो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन लोग आसान, अरे चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, करते रहो, यही चलता है. सो एनीवे, फाइनेंशियली इट विल बी लेस एक्सपेंसिव. इफ यू आर हेल्दी देन इट विल बी लेस एक्सपेंस ऑन हेल्थ. अब ये सब चीज़ें, ये देखो वेस्टर्न लोगों ने निकाल दिया, हाई वाइब्रेशन फूड, लो वाइब्रेशन फूड, जेनेटिकली ये क्या क्या है, ये सारी चीज़ें, जबकि हम लोगों को भी पता होना चाहिए ना, इसी तरह प्रेजेंट करना चाहिए. बट इट इज़ ऑल ऑन द इंटरनेट. लो वाइब्रेशन फूड अच्छा नहीं है, हाई वाइब्रेशन फूड अच्छा है नहीं है, जो भी है. तो दीज थिंग्स मस्ट ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. फूड क्रेविंग क्यों होती है? अब जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं वो इसके बारे में बहुत बात करते हैं, गट माइक्रोबायोम. Anyway, I'll skip all these. We need to have patient-centered care. We should have a board जिसमें कि decide हो कि इस treatment में लिए कौन सा best रहेगा. Try that. Patient की consent. Another thing is shared decision making. Patient अगर नहीं चाहता है particular form of treatment, तो we should not force it on him. तो एक लिमिट तक करके उसके बाद we should pass it on to the next. भाई ये ठीक है, हम इतना कर सकते थे, उसके beyond हम नहीं जाएंगे. और unless we understand each other, तो इसलिए गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि किसी तरह इंटीग्रेट करें. अभी एम्स में इन लोगों ने इंटीग्रेटिव मेडिसिन का विंग भी शुरू कर दिया. सो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. होलिस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो इधर देखिए क्या, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी कंसल्टेशन, न्यूट्रिशन, कीमोथेरेपी, एक्सरसाइज, सर्जरी, रिहैबिलिटेशन, रेडिएशन, एक्यूपंक्चर, फार्मेसी, मसाज, इधर के सारे दे दिए आपको उस तरह से, इंक्लूडिंग पूजा पाठ, मंत्र पढ़िए, सब चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं. सो होलिस्टिक माइंड बॉडी थेरेपीज, all these should be included. We should have mutual respect and value, effective communication, clear roles and responsibilities, and shared goals कि हमको मरीज को हेल्दी रखना है, पब्लिक को हेल्दी रखना है. एंड पर्सनलाइज्ड केयर, मैंने कहा ना वो सारे बोलते थे कफवित उसके अनुसार इलाज करते थे. आजकल द वेस्ट इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकेशन है. एवरीबडी इज टॉकिंग. सो व्हाट इज दैट? इट्स द होल थिंग रीपैकेज्ड. ये उसकी बुक भी है. सो दिस इज नेचुरोपैथिक, पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, फंक्शनल, होलिस्टिक, पेशेंट फोकस्ड, इंटीग्रेटिव मेडिसिन. दिस इज व्हाट इट शुड बी. सो वी शुड गो टुवर्ड्स अ नई सुबह. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.